अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की अपने इस नई वीडियो में हम आपको फिर से कहते हैं खुश आमदीद। आज के इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको करवाने जा रहे हैं एक ऐसी सरजमीन की सैर जो इस्लामी तारीख और मुक़द्दस मकामात से भरी हुई है। ऐसा मुल्क जो सबसे ज्यादा ऑयल रखने वाले ममालिक के फहरिस्त में 5वें नंबर पर आता है, मगर फिर भी गुर्बत का शिकार है। वो मुल्क जहां नाम निहाद इंसानियत के ठेकेदार रियासत अमेरिका की जानब से मजलूम इंसानों को बेरहमी से कत्ल किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनूबी मगरबी एशिया में वाक़े इस्लामी रियासत शहीद सद्दाम हुसैन के मुल्क इराक की। नाजरीन, जनूबी वुस्ता की खूबसूरत मुल्क रिपब्लिक ऑफ इराक की बाउंड्रीज शमाल में तुर्की, मगरिब में शाम, मशरिक में ईरान, जनूब मशरिक में कुवैत और खलीज फारिस, जनूब में सऊदी अरब और जनूब मगरिब में उर्दन से मिलती है। इराक एक लैंड लॉक सरजमीन है। इसका कुल रुकबा 4,38,317 मुरब्बा किलोमीटर है। रुकबे के लिहाज से ये पूरी दुनिया के बड़े ममालिक के फहरिस्त में 58 नंबर पर आता है। इराक की कुल आबादी तकरीबन 4,38,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और यूं आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 35वां बड़ा मुल्क माना जाता है। मुक़द्दस मकामात की वजह से इराक मुस्लिम दुनिया में एक अलग ही अहमियत रखता है। शहर नजफ और करबला की अहमियत दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटी और खास तौर पर शिया मुसलमानों के नजदीक राक़दर है। यही वो सरजमीन है जहां हजरत इमाम हुसैन का रोजा मुबारक है। 673 मुरब्बा किलोमीटर रुकबे पर फैला शहर बगदाद इराक के सबसे बड़े शहर और इस रियासत के दारुल हुकूमत होने का एजाज रखता है, जबकि ये अजीम शहर अरब दुनिया के सबसे बड़े शहरों में दूसरे नंबर पर होने का एजाज भी रखता है। दरियाई दजला पर वाक़े इस शहर को 762 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया गया और यूं ये शहर मुस्लिम दुनिया के बहुत अहम तिजारती और सकाफती शहर के तौर पर उभरा। बगदाद तालीम और तदरीस के लिहाज से अहम तारीख का हामिल है। इसे सेंट्रल ऑफ लर्निंग कहना गलत ना होगा। हैदर खाना मस्जिद, जिसे हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बाजार के तौर पर जाना जाता है, और एरियल व्यू ऑफ ग्रीन जोन जैसे अहम मकामात बगदाद की सरजमीन पर ही मौजूद है। इनके अलावा इराक स्टैट्यू ऑफ कोरियन मस्क और आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज जैसे अहम मकामात भी पाए जाते हैं। इस सरजमीन की तकरीबन 4.62% रुकबे पर पानी मौजूद है और ये पानी हसीन झीलों, आबशारों और दरियाओं की सूरत में मौजूद है। इराक की ऑफिशियल जुबानों में कुर्दिश और अरबी शामिल है, जबकि इंग्लिश, फारसी, आर्मीनी और तुर्किश जुबानें भी आम बोली जाती है। इराक का कंट्री कोड +964 है, जबकि इसका डोमेन नेम IQ है। अगर नजर डाली जाए इराक की तारीख पर तो ये हमें इस सरजमीन पर ज़माने कदीम के लोगों के आबाद होने का पता देती है, जिसमें समीरी कौम सर फहरिस्त मानी जाती है। इस कौम के बाद शामी लोगों ने यहाँ आकर बसेरा कर लिया और बाबिल को अपना मरकज चुन लिया। बगदाद पर मुसलमानों की जानिब से किया जाने वाला पहला हमला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में हुआ। 750 में यहाँ अब्बासी हुकूमत की बुनियाद रखी गई, जो एक तवील अरसे तक कायम और दायम रहा, जबकि 1258 में यहाँ तुर्कमानिस्तान, सफारी और मंगोल सुल्तनतें कायम हुई, जिन्होंने तकरीबन 3 सदियों तक अपना सिक्का जमाए रखा। 1534 में इस खित्ते पर एक तवील जद्दोजहद और खाना जंगी को झेलने के बाद बिलाखिर उस्मानियों ने अपनी फतह का झंडा लहरा दिया और यूं 4 सदियों तक ये सरजमीन सल्तनत उस्मानिया की ज़ेरी हुकूमत रही। मगर सन 1919 में पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया ने इस खित्ते को कब्जे में ले लिया। 1921 में शाह फैसल को बरतानिया की जानिब से इराक का बादशाह बना दिया गया और उनकी ये बादशाहत 12 साल तक कायम रही। शाह फैसल के बाद उनके बेटे गाजी ने तख्त संभाला। 1939 में गाजी की वफात के बाद उनके बेटे शाह फैसल दोम ने इख्तिदार संभाल लिया, जो कि 1958 तक चला। तारीख के मुताबिक इराकी जनरल अब्दुल करीम ने उसे मरवाया और इख्तिदार को इनक़िलाबी काउंसिल के सुपुर्द कर दिया। इख्तिदार का ये सिलसिला आगे मुंतकिल होता रहा और बिलाखिर 1979 में जनरल सद्दाम हुसैन सामने आए। यहाँ से इराकी खाना जंगी का सिलसिला शुरू हुआ। उस मर्द मुजाहिद ने न सिर्फ मुस्लिम दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बल्कि उन पर होने वाले मुजालिम का ऐसा करारा जवाब दिया जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। 1980 में ईरान और इराक के दरमियान जंग छिड़ गई, जो कि 1988 तक जारी रही, जबकि उसी दौरानिये में इसराइल ने इराक के शहर बगदाद में मौजूद एटमी घर को निशाना बनाया।
جو کہ عراق کے لیے ایک بڑا نقصان ثابت ہوا۔ 1990 میں عراق نے کویت کے ساتھ خانہ جنگی شروع کی، مگر ان دونوں جنگوں میں عراق ناکام رہا اور اسے بہت نقصان ہوا۔ 17 جنوری سن 1991 میں عراق نے اسرائیل پر میزائل داغ دیے اور یوں ان دونوں ریاستوں کے مابین جنگ شروع ہو گئی، جو 1 ماہ 6 دن تک چلی۔ اس محاذ کے نتیجے میں عراق کمزور ہو گیا اور امریکہ نے فوراً ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانیہ کی حمایت کے ذریعے عراق میں عبوری سول حکومت کی بنیاد رکھی اور اسے مکمل ہینڈل کرنے لگا۔ امریکہ عراقی عوام کو صدام حسین کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو گیا اور بالآخر 30 دسمبر 1906 کو 59 سال کی عمر میں اس نڈر مجاہد کو پھانسی دے دی گئی۔ مگر اس کے بعد مسلمانوں نے جو حالات دیکھے وہ سب جانتے ہیں۔ آج بھی عراق کی عوام صدام حسین کی یاد میں خون کے آنسو روتی ہے۔ عراق کی کرنسی عراقی دینار کے نام سے جانی جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے وافر مقدار میں تیل ہونے کے باوجود اس کا شمار غریب ملکوں میں ہوتا ہے، جس کے پیچھے امریکہ کا پورا ہاتھ ہے۔ 30% لوگ بے روزگاری کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں رہنے والے لوگوں کی اکثریت مذہب اسلام سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ غیر مسلم بھی یہاں آباد ہے، مگر ان کی تعداد یہاں بہت کم ہے۔ عراقی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل پر ہے۔ اگر بات کریں عراقی کھانوں کی تو میز گوف یہاں کا قومی کھانا ہے، جبکہ کباب اور چاول سے بنی دیگر ڈشز بھی سر فہرست ہے۔ فٹ بال عراق کی قومی کھیل کا درجہ رکھتی ہے۔ بغداد یونیورسٹی کا شمار عرب دنیا کے قدیم یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، مگر عراق میں تعلیم کے نظام پر ملک کی بدامنی اور برے حالات کا گہرا اثر پڑا اور موجودہ دور میں تعلیم کی شرح محض 40% ہے۔ صحت کی سہولیات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ عراق میں صحرا اور پہاڑ اس کی جغرافیائی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ عراق میں پانی کی کمی واضح ہے، جو ان کی زراعت اور زندگیوں پر برا اثر ڈالتی ہے۔ دریائے فرات اور دجلہ کے قریب واقع علاقے سب سے زیادہ سرسبز تصور کیے جاتے ہیں۔ یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہے اور موسم زیادہ تر گرم اور خشک ہی رہتا ہے۔ موجودہ عراق کی زیادہ تر آبادی تعلیم، صحت، صاف پانی اور دیگر سہولیات سے تاحال محروم ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ ماضی کا خوشحال عراق امریکہ کی بری نظر کا شکار ہو گیا۔ تو دوستو فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتی ہے اپنی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔